हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक है मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स को रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से। ओके, तो टॉपिक आज हमारा काफ़ी इजी है। ठीक है, तो इससे पहले हम एक बार रिवीजन भी करेंगे थोड़ा सा पिछला जो हमने किया है उसकी। ठीक है ना, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम पहले टॉपिक को वैसे समझ लेते हैं, मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि साइंस में हम कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं अगर, ठीक है ना, साइंटिस्ट जो कुछ भी अपना वर्क करते हैं, कोई नई चीज़ खोजते हैं, या डेली लाइफ में भी हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें मेजरमेंट काफ़ी करनी ज़रूरी होती है। जैसे घर बनाते हैं तो हमें मतलब अपने घर को पहले मेजर करना पड़ता है कि इतना हमारा जो ड्राइंग रूम होगा, ठीक है, इतनी किचन होगी। ठीक है, तो मेजरमेंट काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अगर मेजरमेंट सही नहीं होगी तो जो आउटपुट है हमारा, जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, जो भी प्लानिंग हमने की है वो सही नहीं रहेगी। ओके, तो इसलिए मेजरमेंट की काफ़ी अहमियत है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो हम इस लेक्चर में करेंगे कवर। ओके, तो चलो पहले एक बार रिवीजन कर लें जो हमने कल किया था। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। हाँ जी, तो हमारे पास ये एसआई जो ड्राइव्ड यूनिट थे, ठीक है, जैसे कि एरिया हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी, ये सारे ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। ओके, तो ये इनके फार्मूलाज हैं। ओके, रिलेशन विद अदर बेसिक क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इन रिलेशंस का यूज़ करके, इन फार्मूलाज का यूज़ करके ये जो हमारे सिंबल्स हैं या डेफिनेशंस हैं, इन्होंने मतलब वो लिखे हुए हैं। ठीक है, ये एक्चुअली इनके यूनिट्स हैं। ठीक है, ये इधर दिख रहे हैं हमें, जो इसके यूनिट्स हैं। जैसे एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर लिख लो चाहे। वॉल्यूम है जो लेंथ का क्यूब, मीटर क्यूब हो गया। डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, किलोग्राम बाय मीटर क्यूब, चाहे इस तरह से लिख लो, पर मीटर क्यूब, इसका मीनिंग भी सेम है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे हम जैसे हम 1/x लिखते हैं, ठीक है ना, तो 1/x को हम x इनवर्स भी तो लिख सकते हैं ना, ऊपर जाके ये उल्टा हो जाता है, x इनवर्स बन जाता है। ओके, तो इसी तरह से इन्होंने मीटर क्यूब को उल्टा करके -3 बन गया इधर। ठीक है ना, नेक्स्ट, स्पीड का फार्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मीटर बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया जैसे कि। ठीक है ना, एक्सेलरेशन होती है जो, वो स्पीड चेंज पर यूनिट टाइम इन्होंने लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी लिख लो चाहे, तो वैसे एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी लिखना चाहिए था, फिर भी चलो यूनिट तो वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, स्पीड के भी वेलोसिटी के भी, इसलिए हमने यूनिट ड्राइव करने के लिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन होती क्या है वैसे, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, रेट dv/dt होता है वैसे। ठीक है, तो हम जस्ट इसको वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो इसके यूनिट ड्राइव करने के लिए वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, और टाइम के सेकेंड होते हैं। ठीक है ना, तो ये सेकेंड भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो यूनिट मीटर -1 ये था, पहले ही पढ़ा था। एक ये भी ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर भी मैं -1 कर देता हूँ। ठीक है, तो एक जैसे हैं ये दोनों, बेस सेम पावर्स हैं जो ऐड हो जाएंगी। तो मीटर जो यहाँ पे सेकंड लिखा है, या एस कह लो इसको। ठीक है, तो एस स्मॉल लिखी है इन्होंने, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, स्मॉल एस है इधर, सेकंड को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे स्मॉल है, कहाँ पे लार्ज है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे अब। ठीक है ना, तो ऐड होके क्या बन गया हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसको भी लर्न रख सकते हैं, इतने को आप। नेक्स्ट है फोर्स।
फोर्स हमें पता है इक्वल टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के यूनिट होंगे क्या होंगे, किलोग्राम। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करेंगे हम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के यूनिट अभी हमने ड्राइव कर रखे हैं, तो यहाँ पे पुट कर दो उसको। ठीक है, तो ये बन गया जो, इसको हम 1 न्यूटन कहेंगे अगर हमारे पास। ठीक है, न्यूटन की वैसे डेफिनेशन यहाँ पे लिखी भी है, इज़ डिफाइंड एज द फोर्स विच गिव्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू ए मास ऑफ 1 किलोग्राम। हम 9th क्लास में पढ़ते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि जो वेट है, ठीक है ना, मास सॉरी, जिसका मास 1 किलोग्राम है। ठीक है, कोई टुकड़ा है उसका जो मास है वो 1 किलोग्राम है, तो जितनी फोर्स 1 किलोग्राम के टुकड़े को 1 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में लगेगी, ठीक है, उस फोर्स को हम 1 न्यूटन कहेंगे। ठीक है ना, मतलब 1 किलोग्राम का कोई पीस है हमारे पास इधर पड़ा है, उस के ऊपर हम फोर्स लगाएं इस तरफ को, जिस तरफ को भी चलो, ठीक है ना, तो फोर्स लगाने से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि इस पे 1 न्यूटन फोर्स वर्क कर रही है। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आ गया, फोर्स के यूनिट कैसे आ गए। ठीक है ना, तो आप फोर्स के यूनिट मैंने पहले भी कहा था कि लर्न रख लो। ठीक है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप याद कर लो तो बेटर रहेगा, फिजिक्स में भी काम आएगा काफ़ी। ठीक है, तो न्यूटन डिफाइन कर रखा है इन्होंने, प्रेशर है जो पास्कल है यहाँ पे लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो फोर्स बाय एरिया। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, एफ बाई ए। तो फोर्स के यूनिट लिखो ऊपर जो पहले हमने याद कर रखे हैं। ठीक है, नीचे हम किसके यूनिट लिखेंगे, एरिया के, एरिया की मीटर स्क्वायर हो जाएंगे नीचे। ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर वाला कैंसिल हो जाएगा जैसे यहाँ पे। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ प्रेशर की। ठीक है ना, प्रेशर के जो यूनिट हैं वो फोर्स बाय एरिया होते हैं। ठीक है, फोर्स के जो यूनिट हैं हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे मीटर स्क्वायर से। ओके, तो यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी, इससे एक m कैंसिल हो जाएगा, m इनवर्स हो जाएगा ये ऊपर जाके, किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यहाँ से आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, एनर्जी के यूनिट देख लो आगे, एनर्जी और वर्क के सेम यूनिट हैं। ठीक है ना, एनर्जी और वर्क, क्योंकि अगर एनर्जी होगी तभी वर्क होगा ना उतना ही। ठीक है, तो एफ डॉट एस होता है। ठीक है ना, यहाँ पे चलो यूनिट ड्राइव करने हैं इसलिए मल्टीप्लाई इन्होंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यूनिट डिस्टेंस के भी और डिस्प्लेसमेंट के सेम होते हैं, इसलिए हमने डिस्टेंस भी लिख सकते हैं इजीली यहाँ पे। ठीक है ना, तो जो एसआई, तो जो यूनिट हैं, ठीक है, एनर्जी के वो क्या हैं, जूल। ठीक है, जूल जो यूनिट हैं वो वर्क के या एनर्जी के हैं। तो फोर्स के यूनिट जो हैं हमारे पास, ठीक है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर से। ठीक है ना, फोर्स के यूनिट कहाँ है हमारे पास, यहाँ ये पड़े हैं फोर्स के यूनिट। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे है हमारे पास वर्क। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ। एक बार रेज कर देता हूँ इसको, अगर हम m के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मीटर के साथ मतलब फोर्स को, तो वो वर्क बन जाती है। ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो मीटर में होगा, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आ गया, और उसको मीटर के साथ ही देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको आपने लर्न रखना है। ठीक है ना, नेक्स्ट पावर के जो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का होता है एनर्जी अपॉन टाइम, या वर्क अपॉन टाइम भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसके जो यूनिट हैं एसआई यूनिट वो वाट हैं। ओके, पावर के, तो इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने कर रखा है एनर्जी या अपना वर्क के जो भी यूनिट हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कहा इसको लर्न रख लो, उसको सेकंड के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एस रेज टू और -3 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना,
या फिर इन्होंने ऐसा भी कर रखा है जॉल पर सेकेंड। जॉल पर सेकेंड ईजी है, ठीक है ना, जॉल पर सेकेंड थोड़ा इजी है लर्न करना, तो ये भी कर सकते हो। तो जॉल कैसे निकाला इन्होंने, यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लग कर लिया, एक सेकेंड इनवर्स को छोड़ दिया, तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चार्ज हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है जो एक्चुअली जो करंट की डेफिनेशन होती है, किसी वायर में करंट अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, सपोज करो इस वायर में से जो करंट है आई फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो आई का जो फार्मूला होगा, तो आई बेसिक करंट फ्लो करने का मतलब कि किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित टाइम में कितना जो चार्ज है इस वायर से पास हो रहा है, उसको हम कहेंगे करंट, ठीक है ना। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो Q मतलब चार्ज बाई टी होगी, ठीक है ना, Q बाई टी होगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है इन्होंने, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज Q निकाल सकते हैं, ये फार्मूला फिजिक्स में भी काम आएगा आपके, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं Q निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, I इंटू टी के, I इंटू टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब करंट इंटू टाइम, ठीक है। तो करंट के यूनिट जो हैं हमारे पास एम्पियर होते हैं, ये आपको लर्न रखना है, ठीक है ना। करंट के यूनिट हैं जो एम्पियर होते हैं, सेकंड छोटा हमने डाल दिया साथ में, ठीक है। तो इसके जो यूनिट हैं वो कूलम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो ये यूनिट जो इधर रखी हैं, बस इनको सिंपलीफाई करने के लिए इन्होंने शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है जो एक फार्मूला याद कर लो, V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस V का मतलब, I का मतलब करंट, ठीक है। कोई कंडक्टर है हमारे पास, अगर सपोज करो ये कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो इसके जो सिरे हैं इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, ठीक है। इसमें करंट पास सपोज करो I कर रहा है, ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी वायर की, जो कि करंट को फ्लो करने से रोकेगा, ठीक है ना। तो यहीं से ये ड्राइव हुआ है V इक्वल टू आई आर। आप अभी जस्ट बस थोड़ा लर्न कर लो फार्मूलाज को, ठीक है, आगे काम आएंगे आपके। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है जो R वो निकाला है, ठीक है ना। इससे अगर हमने अरेंज करके R निकालना है तो V बाई आई आएगा हमारे पास, V बाई आई आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो V जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके यूनिट होते हैं वोल्ट, V यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने V, ठीक है। नीचे करंट के यूनिट होते हैं एम्पियर, ठीक है। तो ऊपर जाके इन्वर्स हो गया, A इन्वर्स, ठीक है। तो सीधा भी याद रख सकते हो कि यूनिट जो हैं हमारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ओम होते हैं। तो ये जो सिंबल इन्होंने बनाया है, ग्रीक वर्ड्स ये ले लेते हैं ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। तो इसको ओहम कहते हैं, तो इसका यूनिट है जो रेजिस्टेंस का वो ओहम है, मतलब वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है कि कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी है पास हो सकती है आसानी से, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है किसी कंडक्टर में से। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है जी। रेजिस्टेंस मतलब कि जो हमारा कोई भी कंडक्टर है वो कितना रोक रहा है करंट को, उसका इन्वर्स कर दें अगर R का, ठीक है, 1/R कर दें, तो वो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस बन जाएगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बन जाएगी। तो ओहम इन्वर्स भी लिख सकते हैं, चाहे साइमंड्स लिख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि किसी चीज़ का वाइब्रेट करना, एक सेकंड में कोई चीज़ कितने बार वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, या कितने साइकिल्स आ रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के, या हम कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, एक सेकंड में उसके कितने साइकिल्स हो जाते हैं, अल्टरनेटिव करंट होता है ना वो, ठीक है, उसके कितने साइकिल हो जाते हैं एक सेकंड में, उसको हम फ्रिक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। तो इसके जो यूनिट हैं वो हर्ट्स होते हैं, एक हर्ट्ज़ है जो वो सेकंड का इन्वर्स होता है, ठीक है ना, सेकंड का इन्वर्स इसके यूनिट हैं। तो चलो ये था हमारी रिवीजन, ठीक है। आगे चलो करते हैं कवर। तो ये जैसे मैंने बताया था बस वैसे ही इन्होंने ड्राइव कर रखा है, वर्क की
जॉल भी डिफाइन कर रखा है। जॉल एक वर्क डन होता है जब 1 न्यूटन का जो जॉल इज द वर्क डन व्हेन ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर टेक्स प्लेस बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ठीक है, जब 1 न्यूटन की फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक दूर धकेल देती है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट है जो उसका जो वेट है, मास है, वो 1 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। तब उस पर अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाने से 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो हम कहेंगे कि 1 जॉल वर्क हो गया अब, ठीक है ना। तो यहाँ बस इन्होंने ये इसके जो यूनिट हैं वो डिराइव किए हैं, ठीक है। इसको सारे को जॉल कह लो चाहे, ठीक है, चाहे ये लिख लो चाहे ये भी, ठीक है ना। तो ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ करें, ठीक है ना। तो सीधा हम न्यूटन, पास्कल, वाट, कूलम, ओहम, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। जिसके यूनिट आपको नहीं पता डिराइव करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी कल दिए थे, चलो एक बार देख लेते हैं इनको कि हमें जो भी यूनिट होते हैं, जैसे कि मीटर इनटू केल्विन करना है हमने, तो उसको जा तो डॉट से अलग कर दो, जा स्पेस छोड़ो उसके बीच थोड़ी सी, ठीक है ना। अगर एक साथ लिख दोगे दोनों को तो क्या होगा, तो इसका मतलब कुछ और बन जाएगा कि मिली केल्विन लिखा है, जैसे इन्होंने कह दिया कि इसका मीनिंग हम मिली केल्विन में लेके चलेंगे अगर ये बिल्कुल साथ साथ में लिखे गए हैं, ठीक है ना। अगर अलग अलग हैं तो इसका मतलब मीटर इनटू केल्विन है, तो ये समझना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड्स एंड सिंबल शुड नॉट बी यूज्ड इन मिक्स्ड फॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने यूनिट लिखने हैं किसी के, जैसे हमने सिंबल्स, मैंने बताया था कि जॉल है जो सिंबल है जो वर्क का है, ठीक है, और MOL इनवर्स है जो वो किसी भी क्वांटिटी, किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी का है, ठीक है। तो ये सही है ऐसे लिखना, जॉल पर मोल लिखना सही है क्योंकि ये दोनों सिंबल्स हैं, ठीक है। बट अगर हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये तो पूरा आ गया, ठीक है। इसकी तो शॉर्ट टर्म तो हुई ना, बट इसको शॉर्टकट में लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। जो भी सिंबल है मतलब वो लिख रखा है इधर, तो इधर लिखा नहीं है। तो इस तरह से नहीं करना, या तो दोनों ही एक जैसे होंगे, दोनों ही सिंबल्स होंगे, या दोनों ही वर्ड्स होंगे, बस ये बताया इन्होंने। ओके, सिंबल्स ऑफ यूनिट्स डू नॉट हैव अ प्लूरल एंडिंग विद एस, ठीक है। जैसे कि हमने 10 सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है, तो सेंटीमीटर्स नहीं लिखना हमने। ओके, यूनिट रिटर्न विद प्रीफिक्स एंड अ पावर इज पावर ऑफ फॉर द कंप्लीट यूनिट्स, एग्जांपल सेंटीमीटर क्यूब मींस होल सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये सेंटीमीटर के ऊपर अगर क्यूब लिखा है ना, तो सारे सेंटीमीटर, सेंटी प्लस मीटर है ना, तो सेंटी और मीटर दोनों के ऊपर क्यूब है, ठीक है ना। जैसे हम ट्रीट करते हैं, हमारे पास मैथ्स में होता है ना, हम क्या करते हैं, AB की पावर 3 होता है, ठीक है ना। तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, A क्यूब इंटू 3 है ऊपर, ठीक है ना, A क्यूब इंटू B क्यूब, इस तरह से भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी सेंटीमीटर में भी सेंटी की क्यूब लिख सकते हैं और मीटर की क्यूब, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो सेंटी को बाहर नहीं छोड़ सकते। ओके, तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमें कन्वर्ट करना हो सकता है मीटर में। देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको अगर हमने मीटर में चेंज करना है, ठीक है, तो ऐसे हम प्रोसेस कर सकते हैं। सेंटी का मतलब जो होता है 10⁻⁻² होता है, ठीक है, हमने कल पढ़ा था। तो सेंटी की जो वैल्यू है वो 10⁻² मीटर होती है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, 10⁻², इसकी जो वैल्यू हमारे पास थी, एक बार चेक कर लो चाहे, ठीक है। तो जो बाद में मीटर था ये वाला, वो ऐसा ही लिखा है इन्होंने, सेंटी की जगह के पे जो प्रीफिक्स है 10⁻² लिख दिया बस, ठीक है। इसका जो स्क्वायर है जब हम करेंगे टोटल, तो इस टर्म का भी स्क्वायर होगा और इसका भी, दोनों का होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरह से कुछ बन जाएगा। ओके,
तो ये हमारे पास इन्होंने बोला है कि 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर नहीं है सिर्फ ये, ठीक है ना। तो मतलब मीटर का स्क्वायर नहीं है, सेंटी का भी है। ओके, नेक्स्ट देख लो mm³ तो mm है जो मिलीमीटर, मिली तो सारे का है, ये क्यूब है जो वो सारे का है किया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो ये सारे का है, ऊपर क्यूब है, ठीक। तो मीटर मिली है जो उसको 10⁻³ लिख लिया, मीटर वैसे ही है, तो इसका भी क्यूब करेंगे और मीटर का भी क्यूब करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा हमारा। इट में भी इट इज़ नॉट इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, बस यही लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। एनर्जी के जो यूनिट है इन्होंने बताया है कि जॉल है, ठीक है। उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा दिखा रखा है इन्होंने, मतलब बड़ा ही आएगा, सॉरी। ओके, तो इन्होंने कहा है यहाँ पे कि जो यूनिट के नेम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि जॉल और कूलम है जो, ठीक है। तो ये महान साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने स्टार्ट किया था वर्क के साथ रिलेटेड, जो काम था उसको स्टार्ट किया था उस साइंटिस्ट ने, ठीक है ना। तो जो एनर्जी के यूनिट हैं उनका नाम भी जूल पड़ गया, ठीक है ना। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, एब्रिविएटेड एज सी। द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स विच बियर द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट आर जनरली रिटन इन कैपिटल लेटर्स। तो जो यूनिट होते हैं जिनके नाम साइंटिस्ट के नाम पे पड़े हैं वो ज़्यादातर हम कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जॉल इज़ अडॉप्टेड आफ्टर द नेम ऑफ जेम्स पी जॉल, ठीक है। जो जेम्स पी जॉल थे उन्होंने स्टार्ट किया था काम वर्क का, ठीक है ना। उन्होंने समझा था कि इसकी स्टोरी है पूरी, ठीक है, कि कैसे स्टीम इंजन से स्टार्ट होके आज तक हमने तरक्की की है, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं, जॉल जे कैपिटल लिखेंगे। चलो आज जो वर्क है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री इज़ ए लार्जली एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड डील्स विद थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड। तो केमिस्ट्री है जो, इसमें बिना मेजरमेंट के काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता, ठीक है। तो मेजरमेंट केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ मेजर कर सकते हैं लैब्स में, ठीक है ना। तो लैब्स होते हैं, फिजिक्स की भी लैब होती है अलग, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, ठीक है। तो अलग अलग लैब्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मीटर रॉड मेजर्स लेंथ, जैसे कि मीटर रॉड है वो लेंथ को मेजर कर सकते हैं, उसके साथ हम मास को बैलेंस के साथ। और ब्यूरिट हो गई, पिपेट हो गई, ग्रेजुएटेड सिलेंडर हो गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गई, इससे हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल था ये तो, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं अभी। तो इन्होंने बताया है यहाँ पे कि जब हम कुछ ना कुछ मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है हमेशा ही, ठीक है। जितना मर्जी एक्यूरेट हम अपनी तरफ से कोशिश कर लें तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जितना हमें किसी काम को करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, किसी चीज़ की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है तो उसी के मुताबिक, उसी के अकॉर्डिंग जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने 1 किलो पोटैटो बाज़ार से ख़रीदने हैं, ठीक है ना, तो तब हम उतना ध्यान नहीं देंगे जो उसके पास पैन होता है उसकी तरफ, ठीक है ना, तो वो भी एक आधा ज़्यादा दे देता है। बट अगर हम गोल्ड की बात करें तो बेटा वो गोल्ड 1 ग्राम भी काफ़ी अहमियत रखता है, ठीक है ना। तो अगर तो वहाँ पे सुनार को क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है, ताकि उसको घाटा ना पड़े। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट है जो वो किसी हद तक ही मेजर कर सकता है किसी चीज़ को, ठीक है, उसकी कोई लिमिट होती है। जैसे उनके पास होता है, ठीक है, जो मतलब शॉपकीपर होते हैं, ठीक है ना, तो शॉपकीपर्स जो हैं उनके पास जो भी बैलेंस है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है ना, कि वो मिलीग्राम्स में बताए, ठीक है।
मिलीग्राम से भी छोटे जो यूनिट हैं उससे वो भी मतलब साइंटिस्ट्स ने डेवलप कर रखे हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, तो इन्होंने बताया है कि कोई भी ऐसी मेजरमेंट नहीं होती कि बिल्कुल एक्यूरेट हो जो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ उसमें एरर आ जाता है, गलती होती है, ठीक है ना। तो ये क्यों होती है? कुछ ह्यूमंस की मिस्टेक हो जाती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो टर्म्स हैं जो एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, ये आपको समझना है, बस यही मेन है हमारा, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होती है? ये बहुत आसान है, बता रहा हूँ आपको कि जो भी ट्रू वैल्यू होती है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटली जब हम परफॉर्म करते हैं उससे पहले थियोरेटिकली हम पहले पता लगा लेते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन करके नोटबुक पे हम जो कर लेते हैं पहले हिसाब किताब, ठीक है, कि इस रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन हम पहले ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमें पहले ट्रू वैल्यू का पता होगा, ठीक है। तो उस वैल्यू को जब हम एक्सपेरिमेंटली निकाल के देखेंगे, लैब में जाएंगे, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, जो वैल्यू हमने नोटबुक पे निकाली थी उसके साथ जब उस वैल्यू को मैच करेंगे एक्सपेरिमेंटल वाली को, तो उसमें जितना भी डिफरेंस आएगा उसको हम एक्यूरेसी कहेंगे, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो एक्यूरेसी इज़ अ मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो हमने लैब में अपना एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म करके फाइंड की वैल्यू, उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहेंगे, ठीक है, इसके बीच में। और दूसरा है जो ट्रू वैल्यू है जो हमने थ्योरेटिकली फाइंड आउट की है, इन दोनों में कितना फ़र्क है उसको हम एक्यूरेसी कहेंगे, ठीक है, उसको हम एक्यूरेसी कहेंगे। तो जितना हम ध्यान से करेंगे एक्सपेरिमेंट उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, ठीक है। हमारा इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे से काम कर रहा है तो उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। द टर्म एक्यूरेसी डिनोट्स द क्लोजनेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और द मीन ऑफ द ए सेट ऑफ मेजरमेंट्स टू द ट्रू वैल्यू। तो एक्यूरेसी है जो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है उसमें कितनी क्लोजनेस है उसको बताती है एक्यूरेसी, ठीक है। तो एक्यूरेसी में हम जिसको मैंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहा है उसको मीन वैल्यू भी लेके चल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को, ठीक है, जो हमने मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, सपोज करो 4 वैल्यूज़ आ गई, तो ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनका मीन कर लो, सभी का क्या कर लो, एवरेज ले लो, ठीक है ना। सभी का एवरेज लेके कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, उस वैल्यू की और ट्रू वैल्यू की जितना भी डिफरेंस होगा उसको हम एक्यूरेसी कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी डेफिनेशन है, आपको लर्न करनी है, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको नोट कर लेना आप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इन्होंने बस बताया है कि एक्यूरेसी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके, ठीक है ना। अगर मीन वैल्यू के पास में ही ट्रू वैल्यू है, मतलब ठीक है, दोनों की वैल्यू एक जैसी है, तब हम कहेंगे कि जो हमारा मेजरमेंट है बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू द लार्जर इज़ द एक्यूरेसी। ओके, तो मेन लाइन यही है इसमें, बस मेन लाइन smaller the difference between the mean value and the true value, larger is the accuracy। ओके, तो ये समझ आ गया होगा आपको। तो एग्जांपल रीड आउट करते हैं आगे। एक जहाँ से एग्जांपल स्टार्ट हो रही है यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गया। सपोज ए सैंपल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 20.30% ऑफ क्लोराइड। किसी सैंपल में जो क्लोराइड है उसकी वैल्यू 20% है तकरीबन।
द केमिकल एनालिसिस ऑफ सैंपल बाय वन मेथड गिव्स मेजरमेंट वैल्यू ऑफ 20.6। एक जो इन्होंने मेथड बोला है कि केमिकल एनालिसिस जब हमने सैंपल का किया, ठीक है, तो पहला जो मेथड था ए, ठीक है, उससे जो वैल्यू आई वो 20.60% आ गई। बट हालांकि जो बिल्कुल ट्रू है, हमने तोल के मतलब पहले जो मिक्सचर बनाया है, सैंपल बनाया है, उसमें 20.30% था, हमें पता था, ठीक है। बट जब हमने किसी तरीके से मेथड से उसको दोबारा फिर मेजर किया तो वो 20.6 शो करने लग गया, ठीक है ना। दूसरा मेथड जब लगाया, मेथड बी, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20.46। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेथड ए और मेथड बी हैं जो वो सूटेबल नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा है जो इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मीन वैल्यू इन अ मेथड ए इज़ दिस। तो ए मेथड में हमने फ़र्क पता किया ट्रू वैल्यू में और जो हमने कैलकुलेट की उसमें, ठीक है। तो 0.30 का फ़र्क आया यहाँ पे। दूसरा मेथड था जो बी मेथड था, ठीक है, उसमें जब हम बी मेथड में हाँ जी, तो इस वैल्यू से जो भी वैल्यू हमारे पास आई लास्ट में, उससे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है, तो हम देखें कितना आ रहा है। जितना ये वैल्यू कम आएगी उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा जो हमारा मेथड होगा, ठीक है ना। तो दोनों में से कम कौन सा है, तो दोनों में से कम तो ये है, बी है, ठीक है। देयरफॉर दिस मेथड बी गिव्स मोर एक्यूरेट डाटा देन मेथड ए। दस एक्यूरेसी आल्सो एक्सप्रेसेस द करेक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट। तो जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, ठीक है, उतना ही सही होगा मेजरमेंट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। However, it may be noted that quite often the true value of quantity is not known। तो जब हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं होता कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं जो एक साथ ले लेते हैं 8-10, ठीक है ना। तो अगर वो वैल्यूज़ हैं जो एक दूसरे के साथ मैच करती हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे 0.6 है, एक 5.7 है, एक 5.1 है, ठीक है, तो बिल्कुल पास पास में है अगर वैल्यूज़, तो हम कहेंगे कि हमारे पास प्रिसीशन है वैल्यूज़ का, ठीक है। तो प्रिसीशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। प्रिसीशन रेफर्स टू हाउ क्लोजली टू और मोर मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी एग्री विद द वन अनदर। तो एक दूसरे के कितना पास में है, ठीक है ना, उतना ही मतलब ज़्यादा हमारे पास एग्जैक्ट रीडिंग आने के चांस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इन्होंने एग्ज़ाम्पल ले रखी है, बस एग्ज़ाम्पल में क्या है कि डिफरेंस बताया है कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन में क्या होता है। एक्यूरेसी को एक बार फिर देख लेते हैं कि जो एक्यूरेसी है वो ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में डिफरेंस करके हम पता कर सकते हैं। जितनी वो वैल्यू कम आएगी उतना ही हमारा जो सिस्टम होगा वो जब मेजरमेंट होगी वो एक्यूरेट होगी। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म और नई टर्म है हमारे पास, प्रिसीशन, ठीक है। तो प्रिसीशन क्या है वो समझ लो। जैसे कि पहले ही बता दिया कि प्रिसीशन में हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटर से, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर उन वैल्यूज़ में जो फ़र्क है वह काफ़ी कम है, एक 5.1 है, एक 5.2 है, एक 5.10 है, 5.12 है एक, ठीक है, तो काफ़ी मेल जोल खाती हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो उस तरह के जो मेजरमेंट है उनको प्रिसीशन कहेंगे हम। प्रिसीशन रेफर्स टू हाउ क्लोजली टू और मोर मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी एग्री विद वन अनदर, ठीक है। तो जो मेन डेफिनेशन आपको ये लिख लेनी है, प्रिसीशन इज एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द अरिथमेटिक मीन वैल्यू फॉर अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी मेजरमेंट्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी प्रिसीशन की। तो प्रिसीशन है जो वो एक डिफरेंस होता है किन चीज़ों का, ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू एंड द अरिथमेटिक मीन वैल्यू
फॉर अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, तो दो चीज़ों का डिफरेंस है, जो मेजर्ड वैल्यू उसका और अरिथमेटिक वैल्यू है जो सभी मेजरमेंट्स की, वो उसका डिफरेंस है, उसको हम प्रिसीशन कहेंगे। ठीक है ना। सपोज करो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई एक्सपेरिमेंट से 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 हमारे पास वैल्यू आ गया। अगर हमने देखना है कि प्रिसीशन कितना है, ठीक है ना, तो सपोज करो 2 का प्रिसीशन देखना है, तो हमने क्या करना है, 2 लिख के उससे किसको घटा देना है, इनका जो एवरेज है। ठीक है ना, एवरेज कितनी है, 3 + 2 5 हो गए, +1 6 हो गए। ठीक है, 6/2 अगर हम करेंगे तो जो हमारा 3 आ जाएगा इधर। ठीक है ना, एवरेज नहीं, सॉरी, 3 + 2 5 और 6/3 तो 2 आ जाएगा ना। ठीक है ना, तो हमारे पास वैल्यू 0 आ गई। वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसमें वैल्यू काफ़ी एग्जैक्ट होगी, मतलब प्रिसाइज होगी वैल्यू। ठीक है ना, तो आपको समझ आ गया होगा मेजर डिफरेंस है जो एक्यूरेसी और प्रिसीशन में। एक्यूरेसी में ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में कितना फ़र्क है। ठीक है, बट प्रिसीशन में हम देखते हैं कि जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो कितना एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं जो एग्ज़ाम्पल इन्होंने सेट की है आगे। In other words, precision gives the extent of agreement of the individual values among themselves. It means between the repeated measurements of same quantity. तो यही बात बताई है कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी मैच करनी चाहिए। ठीक है, जितना एक्सटेंट ऑफ एग्रीमेंट होगा, ठीक है, मतलब एक दूसरे के पास होंगे वैल्यूज़, उतना ही हमारा जो सिस्टम है वो प्रिसाइज होगा। दिस मीन्स दैट स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल वैल्यूज़ ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स एंड द ग्रेटर इज़ द प्रिसीशन। ठीक है, तो एवरेज और जो वैल्यू कैलकुलेट की कर रखी है हमने, ठीक है, उसका जो डिफरेंस बहुत कम है तो वो प्रिसाइज कहलाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से प्रिसाइज कौन है, मेथड ए और बी से क्लोराइड की जो परसेंटेज थी हमने फाइंड की, तो जो मेथड ए से हमने क्या किया है, प्रिसीशन फाइंड कर लिया इसका। ठीक है ना, तो 0.15 है फ़र्क इसमें। ठीक है, 0.05 है जो इसमें जो चेंज आ जाता है हर एक बार मेजरमेंट करने के टाइम। तो इन दोनों में से जो वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है वो हमने बतानी है। ठीक है ना, यहाँ पे क्लोराइड की परसेंटेज बता रखी है इन्होंने कि अगर मेथड ए से काफ़ी सारी हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, ठीक है ना, मेथड ए लगा के काफ़ी सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली, तो उसमें बहुत कम डिफरेंस आता है वैल्यूज़ में, अगर 0.05 का आता है। ठीक है ना, तो मतलब इन दोनों में से कम देखेंगे ना हम, दोनों मेथड्स में से किस केस में जो प्रिसीशन है, ठीक है, वो ज़्यादा है, मतलब वेरिएशन कम किस में है। तो जितना ±0.05 छोटा है तो ज़्यादा जो प्रिसाइज है वो ये हो गया हमारे पास। ठीक है ना, सिमिलरली मेथड बी की भी बात है, ये मतलब ज़्यादा है। ठीक है ना, मेथड ए गिव्स मोर प्रिसाइज डाटा बिकॉज द रिजल्ट्स डिफर ओनली बाय ±0.05। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखी है जिसको समझ लेते हैं। द टर्म्स एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। कंसीडर द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट्स। तो 4 स्टूडेंट हैं जो वो स्कूल में पढ़ते हैं ABCD। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया कि परसेंटेज ऑफ आयरन अलग अलग कैलकुलेट की सभी ने। ठीक है ना, कुछ वैल्यूज़ ली हैं सभी ने, स्टूडेंट्स ने। ठीक है, दीज आर गिवन इन टेबल 5 एंड आर शोन ग्राफिकली। तो जो वैल्यूज़ हैं वो इन्होंने ग्राफ में दिखा रखी हैं। किसी बच्चे को आयरन हमने डाल के
दे दिया किसी सैंपल में, उससे पूछा कि इसमें कितना % आयरन है, तो उसने वेट वगैरह किए, पहले आयरन को अलग किया, ठीक है। तो स्टूडेंट ए ने 4 रीडिंग्स ले ली, ठीक है ना। तो 4 रीडिंग्स ले ली, इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट्स ने भी 4 रीडिंग्स ले रखी हैं। तो इसका जो मीन है वो कैलकुलेट कर लिया हमने सभी का, ठीक है। तो मीन लिख लिया यहाँ पे नीचे। तो मेन जो हमारे पास रिज़ल्ट आया वो हमने इस तरह से लिख लिया। तो ये मीन है हमारे पास, ये हमारे पास मीन वैल्यूज़ आ गई सभी की, ठीक है। तो कितनी कितनी डेविएशन हो रही है इसमें वो चेक करें। अगर सबसे जो ज़्यादा है वो 0.52 है, ठीक है। दूसरा इससे कम है जो वो 20.50 है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी नज़दीक हैं ये एक दूसरे के। तो जो डेविएशन होगी 0.02 की हुई ना, ठीक है। एक में इतना हम ऐड कर देंगे अगर, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार इसको ध्यान से। मीन तो हम सभी का निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है ना। सभी वैल्यूज़ का मीन हमने देख लिया, ठीक है ना। तो ये डेविएशन वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ, तो डेविएशन कैसे फाइंड की है वो देखते हैं। ±0.02 इन्होंने कैसे लिख दिया। तो हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे डेविएशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस वैल्यू से जो कि ट्रू है, इन्होंने शुरू में यहाँ पे लिख दिया था कि ये ट्रू वैल्यू है, यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस वैल्यू में ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो इसका हमने मीन कर लिया, ठीक है, सभी वैल्यूज़ का। तो इसका कितना फ़र्क है इन टर्म्स के साथ वो हम देखेंगे, ठीक है। जो कि ट्रू वैल्यू है उसका कितना फ़र्क आ रहा है एक्सपेरिमेंट्स में। तो कुछ तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, कुछ हैं जो उनका 0.02 का फ़र्क है, ठीक है ना। तो ये डेविएशन हो गई। तो इसका और इस इन वैल्यूज़ में किसी का भी देख लो, ठीक है। तो कितना फ़र्क आ रहा है मैक्सिमम वो हमने लिख देना है, ±0.24, ठीक है। तो डेविएशन हमने समझने की कोशिश की थी इस टेबल में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं इसको पहले। तो 4 स्टूडेंट्स हैं ABCD हमारे पास, उनका जो रिज़ल्ट है वो आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ वॉल्स शो की गई हैं जो कि रीडिंग्स को डिनोट करती हैं, ठीक है ना। देखो अगर हम केस नंबर A की बात करें, स्टूडेंट A की बात करें, ठीक है। तो उसका जो एवरेज है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। वैल्यूज़ का मतलब एवरेज, जो स्टूडेंट A ने कुछ वैल्यूज़ ली थी ना यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी जो एवरेज है वो हम सेंटर में शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सभी का यही केस होगा, ठीक। तो स्टूडेंट A की जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं, काफ़ी कम फ़र्क है, 0.02 का नेगलिजिबल होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको काफ़ी नज़दीक रखा है, ठीक। तो इसके दोनों जो एक्यूरेसी भी और प्रिसीशन भी दोनों इसके एग्जैक्ट हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट A की जो ट्रू वैल्यू इन्होंने दे रखी थी, क्या शुरू में दे रखी है, ठीक है ना। तो हम कहते थे कि एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी डिफरेंस होती है ट्रू वैल्यू में और मीन में। तो इसका मीन था 20.50, ट्रू वैल्यू थी इतनी। तो ये बिल्कुल जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी एक्यूरेसी का पता चलेगा ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो 0 आ गया। तो इसका जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। प्रिसीशन का मतलब कि ये जो वैल्यूज़ हैं एक दूसरे के साथ कितना मेल जोल खाती हैं उसको हम प्रिसीशन कहेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 है, तो कितना डिफरेंस हो गया ये तो, ठीक है ना। तो टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगे भी। तो जो स्टूडेंट B है उसने भी क्या किया है, अलग अलग
रीडिंग्स हैं जो वो ली थी, ठीक है ना। तो वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनकी एवरेज अगर निकालें चारों की तो इतनी ही आएगी 20.50, ठीक है। तो एवरेज से अगर हम ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो गुड होगी, ठीक है। बट प्रिसीशन बिगड़ गया क्योंकि ये दूर दूर चली गई वैल्यूज़ हैं जो एक दूसरे से। देखो यहाँ पे 20.75 है एक, दूसरा है जो कम से कम हमारे पास 20.28 है, ठीक है ना। तो इनका काफ़ी सारा डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इतना डिफरेंस अगर होगा तो हमारे पास प्रिसीशन बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए लो प्रिसीशन लिख दिया इन्होंने, ठीक है। इस केस में क्या किया है कि इकट्ठे तो हैं जो वैल्यूज़ बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती हैं, तो इसलिए प्रिसीशन गुड है। बट इसकी एक्यूरेसी है जो वो सही नहीं है। जब इसका मीन लेंगे इन वैल्यूज़ का तो मीन है जो होगा जो, ठीक है, वो ट्रू वैल्यूज़ के साथ जब डिफरेंस करेंगे उसका तो काफ़ी फ़र्क आएगा, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट डी के केस में होगा, दोनों में ना तो सिमिट्री है कुछ, जहाँ मतलब मीन आ रहा है कुछ, सभी का कुछ भी नहीं आ रहा। तो दूसरी बात कि एक्यूरेसी भी हमारे पास कम होगी, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी है जो वो ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में होता है जो डिफरेंस, ठीक है, वो होता है हमारे पास। हाँ जी, तो देखो दो चीज़ें हैं हमारे पास, दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो जो वैल्यूज़ हैं इनमें काफ़ी सारा डिफरेंस भी है, तो अगर इतना डिफरेंस आ गया तो हमारे पास जो प्रिसीशन है वो बिगड़ जाएगा, पुअर प्रिसीशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्यूरेसी की बात करें अगर तो इनकी एवरेज कर लो तो एवरेज तो इधर बनेगी ना, ठीक है। मीन वैल्यू यहाँ पे पड़ी है 20, मीन वैल्यू तो 20.50 है, ठीक है ना। तो इस साइड पे मीन करेंगे अगर इनका तीनों वैल्यूज़ का, चारों का, तो वो काफ़ी इससे फ़र्क रखेगी, मतलब वैल्यू ट्रू वैल्यू से, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं। बस यही इसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने, ठीक है, आपको समझाने के लिए। बस ये एग्ज़ाम में इतना नहीं आता, तो डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट की हैं वैसे आपको ज़्यादातर वही करनी होंगी। हाँ जी, इन्होंने कहा है कि कुछ लिखा है इन्होंने, कोट करके थोड़ा सा एक्सप्रेस किया है इन्होंने, तो देखते हैं क्या है ऐसा, ठीक है ना। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इन्होंने कहा है कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, मतलब कि जो एक्यूरेट रिज़ल्ट्स हैं वो जनरली प्रिसाइज होते हैं। जो चीज़ एक्यूरेट है ना वो प्रिसाइज भी ज़रूर होगी, बट प्रिसाइज रिज़ल्ट्स नीड नॉट बी एक्यूरेट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रिसाइज है वो एक्यूरेट भी होगा, ठीक है। गुड प्रिसीशन डज नॉट एश्योर गुड एक्यूरेसी। अगर एक प्रिसीशन हमारे पास आ रहा है अगर, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो सही होगा, ठीक है। बस यही बताया गया है। नेक्स्ट है जो एक्सपोनेंशियल नंबर्स के बारे में बताया गया है, जो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। तो मेन कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ नंबर्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि एवोगैड्रो नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसमें देखो कितनी ज़ीरोज़ हमारे पास आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो टर्म या डिजिट नंबर है, ठीक है ना, तो काफ़ी बड़ा है। तो इसको कोई आसान तरीका नहीं है जिससे एक्सप्रेस कर सकें। तो जो 10 ज़ीरोज़ हैं इनको हम पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बस कुछ डेसिमल की प्लेस इधर उधर कर रखी है, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इजी करने के लिए थोड़ा सा लर्न भी हो जाए, इसलिए तो पहला जो हमारे पास इसमें डिजिट है, ठीक है ना, उसके बाद हम डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो डॉट अब कहाँ पे है, अगर हम इसको ध्यान से देखें
तो डॉट यहाँ पे है, यहाँ पे सॉरी इधर था, ये डॉट पड़ा है इधर, ठीक है ना। तो इस डॉट को हमने अगर इधर शिफ्ट करना है यहाँ से इधर, ठीक है ना, तो क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये जो डिजिट होगा, वैसे सॉरी नंबर होगा, वो कम होगा ना पहले से, 246.38 है, ठीक है। अगर डेसिमल को इधर कर दिया तो ये तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, बहुत कम हो गया पहले से। तो इसके साथ कुछ ना कुछ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से जितने डिजिट छोड़ के ये इधर को चला जाएगा, उतने से ही हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से जहाँ आने के बीच कितने डिजिट हैं, 2 है ना, 4 और 6, तो इसलिए हम 10⁻²² के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन में दो चीज़ें हैं, एक तो डिजिट टर्म होती है जो हम आगे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है जो ये डिजिट टर्म है, ठीक है। ये है जो 2 है वो एक्सपोनेंशियल हमारे पास एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। ये डिजिट टर्म है जो n है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है जी। तो चलो समझ लेते हैं, यहाँ पे वही समझाया जो मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है ना, कि अगर हमने ट्रांसफॉर्म करना है यहाँ से कहाँ पे लेके आए हैं, ये थोड़ा इधर होगा ना, एरो थोड़ा सा दूसरी तरफ होना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा मैं देख लेता हूँ। सपोज करो डेसिमल ने यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आना था, इन दोनों के बीच ही, मुझसे भी अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे अगर आ गया तो कितने डिजिट हैं बीच में, 3 हो गए ना, तो 10⁻³ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट देखो। तो इसी तरह से काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, इन्होंने 10⁻23 लिख दिया, देखो जो मैं बोल रहा था। तो इस देखो, तो क्या हम देखते हैं कि 2 केस हैं हमारे पास। एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि लेफ़्ट को मूव करें, अगर हम राइट को मूव करवाएं, ठीक है, यहाँ पे लेके जाना है 1 और 4 के बीच इस डेसिमल को, तो राइट साइड पे मूव होगा तो जो डिवाइड करेंगे हम, अगर राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड करेंगे उतने ही 10 की पावर के साथ, ठीक है ना। तो हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव होगा तो मतलब अगर राइट साइड को मूव कर रहे हैं तो वो नेगेटिव चीज़ के साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर लेफ़्ट में मूव करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, नंबर को। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल बताई थी आपको कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ मतलब शिफ्ट करना है हमने, तो क्या होगा, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर के साथ हम, ठीक है जी। तो ये सारा बस यही एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने, ओके। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो जो मैंने अभी बताया है वो सम अप करके इन्होंने लिख रखा है सारा, ठीक है। तो अगर हम लेफ़्ट को मूव करना है तो n में कुछ ना कुछ ऐड होगा, अगर राइट को मूव करेंगे तो n में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। ये हमारा n क्या था, n हमारा था जो वो डिजिट टर्म है, और जो ऊपर कुछ रेंड की पावर है वो है हमारे पास एक्सपोनेंट। तो ठीक है जी, डिजिट टर्म है और एक्सपोनेंट है, ये आपको लर्न रखना है, ठीक है। तो समझ तो आ गया हो, वैसे ही आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ तक करते हैं, ठीक है। आगे जो वर्क है थोड़ा हम ध्यान से करेंगे, क्योंकि आगे कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल हमें करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं आगे कि कैसे हम करवा सकते हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको, ओके। तो हमारा चैप्टर का जो ये टॉपिक है तकरीबन हो गया है, तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ओके जी, थैंक यू।